Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will be talking about natural and energy resources जो कि हमारे people and environment के syllabus में है. So without wasting time, let's start. But उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो kindly subscribe this channel and press the bell icon ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए. आज हम बात करेंगे नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज की, जिसमें काफ़ी बार पेपर में क्वेश्चंस आते हैं इसमें से और आए भी हैं. जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज एनर्जी. एनर्जी है क्या? इट इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी एनर्जी होती है तवानाई, ताकत. तो हमारी किस कैपेसिटी से, किस ताकत से, किस जोर से हमारा जो काम होता है उसको हम एनर्जी कहते हैं. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको चाहिए होती है एनर्जी जिंदा रहने के लिए, जो हम अपने फूड से लेते हैं. तब जाके हम अपना जो है हमारा मैकेनिज्म चलता है अंदर का, हम काम कर पाते हैं. ये सब होता है जब हमारे पास एनर्जी है. उसी तरीके से एक सिविलाइजेशन को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. हर जगह हमें एनर्जी चाहिए होती है. एक व्हील के चलाने से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज चलाने तक हर जगह जो है एनर्जी का यूज़ होता है. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एनर्जी में, जैसे कि इसका एसआई यूनिट, इसको हम कैसे मेजर करते हैं. तो जिस यूनिट से हम इसको मेजर करते हैं दैट इज कॉल्ड जूल. ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, तो इट इज जूल. दिस इज एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट. कभी कभी जो है अदर्स यूनिट्स भी यूज होते हैं. जैसे पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट में देखें तो वहाँ पे किलोवाट आवर के हिसाब से लेते हैं, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम देखते हैं वहाँ पे. और एनर्जी अगर हम एज फूड का न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से लें कि किस फूड में कितना एनर्जी हमें मिलता है, तो वहाँ पे हम कैलोरी के हिसाब से उसका मेजरमेंट करते हैं. तो एनर्जी जो है इट इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क. और उसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे इंडिया का जो एनर्जी कंजप्शन है उसका रफ ग्राफ अगर हम देखें तो ये पाई चार्ट हमें बताता है कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो इंडिया में यूज होता है, कंज्यूम होता है, दैट इज कोल बेस्ड. यानी कोल से जब हम एनर्जी यूज करते हैं उसको जला के, दैट इज मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द एनर्जी कंजप्शन इन इंडिया. उसके बाद हमारा है पेट्रोलियम बेस्ड, एंड देन वी हैव नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, जिसमें हमारा सोलर आता है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, बायोमास है, अदर थिंग्स. सो ओवरऑल दिस इज द रफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी कंजप्शन इन इंडिया. अब अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो हम इसकी सोर्सेज की भी बात करेंगे कि एनर्जी जो हम लेते हैं तो इसके सोर्सेज कहाँ से हैं. तो टॉकिंग अबाउट द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के यूजुअली दो सोर्सेज हैं, एक कन्वेंशनल, एक नॉन कन्वेंशनल. अब जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं एनर्जी, यानी कन्वेंशनल सोर्सेज जो एनर्जी के हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, यानी कि जिनको हम रिन्यू नहीं कर पाएंगे, रीयूज नहीं कर पाएंगे, वो दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी. और ये जो सोर्सेज हैं ये खत्म हो जाएंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, यानी इनका जो क्वांटिटी है ये विद टाइम कम होता जा रहा है. दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. और ऑन द अदर हैंड वी हैव नॉन कन्वेंशनल, या जिनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं. तो जब हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं इनको, यानी ये रिसोर्सेज जो है ये इनएग्जॉस्टेबल हैं, ये खत्म नहीं होंगी. और ये जो होती हैं दीज आर मोस्टली एनवायरमेंट फ्रेंडली. ये एनवायरमेंट को उतना नुकसान नहीं पहुंचाते हैं जितना कि कन्वेंशनल या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पहुंचाते हैं. जैसे कि हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मेन सोर्स जो होता है दैट इज फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल जो हमारे ज़मीन के नीचे से निकलता है, फॉसिल से बनता है, वो हमारा फॉसिल फ्यूल होता है, जिसमें कार्बन जो है मेन एलिमेंट एक होता है उसमें फॉसिल फ्यूल में. हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज कोल, देन वी हैव पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. यानी ये चीज़ें जो है दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी और ये खत्म हो रही है. एंड ऑन द अदर हैंड नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज दे आर इनएग्जॉस्टेबल, ये खत्म नहीं होंगी. These are easy to operate, इनको हम रिन्यू कर सकते हैं. देखिए नॉन कन्वेंशनल में हमारा सोलर एनर्जी आता है, जिसका जो मेन सोर्स है दैट इज सन. जो जब तक दुनिया है तब तक सन है और सन अपना एनर्जी देता रहता है. सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स. उसके बाद विंड एनर्जी है, जब तक हवाएं चलती रहेंगी विंड एनर्जी को हम कैपिटलाइज करते रहेंगे, ये रिन्यूएबल है. वैसे ही हमारा टाइडल एनर्जी है जो हम ओशन टाइड्स से एनर्जी को कैपिटलाइज करते हैं. So these are non-conventional or renewable resources of energy.
But in this video, we will mainly talk about these conventional or non-renewable sources of energy, and नेक्स्ट वीडियो में हम फिर रिन्यूएबल सोर्सेज की बात करेंगे। वीडियो आखिर तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनमें से क्वेश्चंस आते रहे हैं और आगे भी आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जो अभी है दैट इज कोल। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड क्योंकि इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी अभी जो इंडिया में है, इसीलिए इसको काला सोना कहा जाता है। एंड इट इज फाउंड इन सेडिमेंट्री एरिया ऑफ सॉइल, यानी सेडिमेंट्री लेयर जो सॉइल की है जहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती हैं उन्हीं में ये कोल पाया जाता है। कोल की खासियत क्या है कि इट कंटेन्स कार्बन, इसमें कार्बन होता है और कुछ कुछ केसेस में इट ऑल्सो कंटेन्स सल्फर एज वेल एज फॉस्फोरस। मोस्टली ये कार्बन से बना होता है और इट इज यूज फॉर पावर जनरेशन एंड मेटलर्जी। अब ये कोल जो है इसकी बहुत सारी टाइप्स है बेस्ड ऑन द कार्बन, द एश एंड इट्स मॉइस्चर कंटेंट। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ कोल। सबसे पहला है दैट इज पीट। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ कोल। कोल जब बन रहा होता है तो पहला फॉर्म जो होता है दैट इज पीट, इसीलिए पीट को लोएस्ट रैंक ऑफ कोल भी कहा जाता है। आफ्टर पीक वी हैव लिग्नाइट एंड देन वी हैव बिटुमिनस कोल एंड आखिर में हमारा एंथ्रेसाइट होता है जो कि सबसे अच्छा वाला कोल माना जाता है। तो पहले जब हम पीट की बात करते हैं तो मैंने अभी भी कहा कि इट इज कंसिडर्ड एज लोएस्ट रैंक ऑफ कोल, यानी इसको क्यों कहा जाता है सबसे खराब कोल, क्योंकि इसमें जो कार्बन का कंटेंट होता है दैट इज लेस देन 40%। और ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट रैंक ऑफ कोल, या ऐसे भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल कंटेन्स कार्बन लेस देन 40%। तो इस तरीके क्वेश्चन यूपीएससी में भी आए हैं और एनटीए में इनका आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है डायरेक्ट क्वेश्चंस का। तो आफ्टर पीट वी हैव लिग्नाइट। अब मैंने जो लिग्नाइट बताया, अब जब कोल बन रहा है यानी कोल की प्रोसेसिंग जो हो रही है, पीट से ये लिग्नाइट बनता है, यानी लिग्नाइट थोड़ा पीट से अच्छा वाला कोल होता है। इसको ब्राउन कोल कहते हैं क्योंकि ये ज्यादातर ब्राउन कलर का होता है और इसमें जो कंसंट्रेशन होती है कार्बन की दैट इज 40 to 55%, यानी पीट से ज्यादा। आफ्टर दिस लिग्नाइट वी हैव बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल जो होता है दैट इज, इसको हम सॉफ्ट कोल भी कहते हैं। ये सबसे ज्यादा यूज होता है बिटुमिनस कोल। इसमें जो कार्बन की कंसंट्रेशन होती है दैट इज 55 to 80%, यानी लिग्नाइट से बहुत ज्यादा। नाउ वी हैव एंथ्रासाइट। हमने बताया कि एंथ्रासाइट जो है सबसे अच्छा वाला कोल है, इसको कहते हैं हार्ड कोल और इसमें जो कार्बन की कंसंट्रेशन है दैट इज 80 to 95%, यानी ये जो कोल बना हुआ होता है इसमें 80 to 95% जो है कार्बन होता है, उसके अलावा एश एंड मॉइस्चर। तो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ कोल। सबसे कम दर्जे का कोल दैट इज पीट, उसके बाद लिग्नाइट, देन बिटुमिनस एंड देन एंथ्रासाइट। इसको याद रखें। और कोल जो इंडिया में मेनली जो पाया जाता है वो झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, इस एरिया बेल्ट में सबसे ज्यादा कोल पाया जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, तो सेकंड सोर्स जो हमारा है नॉन रिन्यूएबल दैट इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम निकला है 2 वर्ड से, इट इज पेट्रा यानी रॉक एंड ओलियम इज ऑयल, यानी ये रॉक ऑयल, पत्थरों से जो निकलने वाला ऑयल है दैट इज पेट्रोलियम। इसीलिए इसको मिनरल ऑयल भी कहते हैं क्योंकि ये हम सेडिमेंट्री लेयर जो हमारे अर्थ की है, जैसे कि हम कोल, जहां से हम कोल निकालते हैं उसी वहीं से जो रॉक्स होती हैं वहां पे हमारा पेट्रोलियम भी निकलता है। पेट्रोलियम को हम यूज करते हैं अपनी गाड़ियों में, पेट्रोलियम हम यूज करते हैं बाकी घरों में, और जब ये बर्न होता है इट गिव्स लिटिल स्मोक एंड लीव्स नो एश, सो इट इज कंसिडर्ड एज अ बेटर फ्यूल देन कोल। पेट्रोलियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज 90 to 95% हाइड्रोकार्बन और 5 to 10% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें आपका ऑक्सीजन हो गया, आपका नाइट्रोजन है, आपका सल्फर है और कुछ अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो ये है इसका कि किस चीज का बना होता है पेट्रोलियम। इंडिया में जो पेट्रोलियम रिसोर्सेज है, यानी ऐसे रॉक्स जहां पे हमारा जो है पेट्रोलियम की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, दैट इज 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। और सबसे ज्यादा जो है ये कोस्टल एरियाज में पाया जाता है, जैसे कि मुंबई हाई है और कामबाद गल्फ हमारा हो गया, एंड द मेन इज आसाम।
दीज आर द मोस्ट प्रोडक्टिव एरियाज ऑफ पेट्रोलियम। अगर यहाँ देखेंगे आप, सो दिस इज द पेट्रोलियम बेल्ट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे भी एक डिगबोई आसाम में, जहाँ पे पहला हमारा पेट्रोलियम रिफाइनरी था। सो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया, तो इंडिया की सबसे पहली जो रिफाइनरी है वो 1901 में डिगबोई जो है आसाम में एक जगह है, वहां पे सबसे पहली इंडिया की रिफाइनरी थी। और 1954 में दूसरी रिफाइनरी जो मुंबई में तारापुर में खुली थी 1954 में। सबसे पहले 1901 में डिगबोई आसाम एंड देन 1954 में मुंबई में। उसके बाद अगर हम पाइपलाइंस की बात करें, यानी पेट्रोलियम अब जब हमने निकाला, अब जब ड्रिलिंग हुई, तो ये एक जगह से दूसरी जगह तक पाइपलाइन के जरिए पहुंचाया जाता है। जैसे गैस पाइपलाइंस होती हैं, एग्जैक्टली पेट्रोलियम की भी पाइपलाइंस होती हैं। तो सबसे पहली पाइपलाइन जो इंडिया में कंस्ट्रक्ट हुई थी, दैट वाज नाहरकटिया नुनमती बरौनी पाइपलाइन, जो कि पहली पाइपलाइन इंडिया की थी। एंड उसके बाद जो दूसरी पाइपलाइन थी, यानी जो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पाइपलाइन है, दैट इज अ गैस पाइपलाइन, दैट इज हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। ये दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड पाइपलाइन है। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया। दीज आर मेजर ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया, जैसे कि हमारा सबसे पहला वाला डिगबोई आसाम में, मुंबई में तारापुर, एंड देन मनाली, बठिंडा, पानीपत, मथुरा, बीना, बरौनी। So these are the major oil refineries in India. Moving forward, अब तीसरा जो है that is natural gas. हमारा जो natural gas होता है that is mainly made up of methane. मीथेन जो है एक गैस है, ये हमारे नेचुरल गैस में ज्यादातर यही होता है, मीथेन। बट देयर आर अदर गैसेस ऑल्सो, जैसे कि प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये प्रेजेंट होते हैं नेचुरल गैस में। अब ये प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन क्या है? ये कार्बन के नंबर के हिसाब से ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और कार्बन के कंटेंट के हिसाब से ये प्रोपेन जैसे हमारा 3 कार्बन वाला हो गया, ब्यूटेन 4 कार्बन वाला हो गया, पेंटेन 5 वाला हो गया, हेक्सेन 6 वाला हो गया। जैसे आपने पढ़ा होगा पेंटागन, हेक्सागन मैथमेटिक्स में, वैसे ही ये कार्बन के नंबरिंग के ऊपर कितना कार्बन एटम प्रेजेंट है इसमें, तो उस हिसाब से। तो मोस्टली जो नेचुरल गैस में होता है दैट इज मीथेन, यानी एक कार्बन होता है उसमें। और नेचुरल गैस जो होता है इसको हम लिक्विड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तब जाके हमारा बनता है लिक्विड नेचुरल गैस। और सबसे जो मशहूर नेचुरल गैस है, लिक्विड नेचुरल गैस, दैट इज एलपीजी। एलपीजी जो हम यूज करते हैं घरों में, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ आवर कुकिंग, और दैट इज द मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोपेन। सो आपको वहां पे क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज अ मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ब्यूटेन एंड प्रोपेन, पेंटेन एंड प्रोपेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, मीथेन एंड हेक्सेन। सो योर राइट आंसर वुड बी ब्यूटेन एंड प्रोपेन। अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान देना है। The first is sour gas. This could be directly asked in the exam कि what is sour gas? ये वो नेचुरल गैस है जिसमें जो है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होता है, या जिसमें बाकी सल्फर कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको सोअर गैस कहा जाता है, बिकॉज ऑफ इट इज सल्फर कंटेंट, हाइड्रोजन सल्फाइड मेनली और अदर सल्फर कंपाउंड्स। एंड अनदर इज स्वीट गैस। स्वीट गैस में हमारा कोल बेड मीथेन प्रेजेंट होता है। अगर हम देखें दिस इज आवर नेचुरल गैस कि ये निकलता कहां से, तो सपोज दिस इज आवर लैंड सरफेस एंड 2000 मीटर पे अगर हम नीचे चले जाएं, तो यहाँ पे हमारा जो है सैंडस्टोन, शेल रॉक, तो वहीं पे हमारा कन्वेंशनल गैस होता है, वहीं पे हमारा ऑयल भी होता है। तो वहीं पे हमारा जो है दीज सेडिमेंट्री रॉक्स या सेडिमेंट्री जो हमारी लेयर है, इसी में हमारा गैस रिच शेल होता है, इज अ रॉक फॉर्म, वहां से हमारा जो निकलता है दैट इज आवर नेचुरल गैस। स्वीट गैस बहुत ऊपर होता है, जैसे कि यहाँ पे कोल बेड मीथेन है, जहाँ पे कोल हमारा नजदीक में निकलता है, तो वहीं से जो गैस निकलता है दैट इज कोल्ड गैस। अब आगे बढ़ते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया में नेचुरल गैस की डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो ज्यादातर जो हो दैट इज
KG Basin, then we have Assam, Gulf of Khambat, then we have Tamil Nadu and Barmer in Rajasthan. So these are the major areas. अगर आप यहाँ देखें रेड स्क्वायर जो हैं, these are red squares. तो ये सारे जो हैं these are गैस रिजर्व्स. गैस जहाँ से हमारा इंडिया में गैस निकलता है, तो वहाँ गैस रिफाइनरीज जितनी भी है, these are the major areas of natural gas in India. और इंडिया में जो इसका जो है देख रेख जो करता है, that is GAIL, GAIL, जिसको पहले कहा जाता था गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया. अभी जो है it is GAIL India Limited, GAIL. It's a government of India undertaking company, जो कि लार्जेस्ट स्टेट ओनर नेचुरल गैस प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है इंडिया की. और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन न्यू दिल्ली. तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है विच इज द लार्जेस्ट प्रोसेसर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया. तो इसका आंसर है GAIL, GAIL. और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम बात करेंगे कन्वेंशनल या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो वी हैव न्यूक्लियर एनर्जी. तो काफी लोग बोलेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी रिन्यूएबल है, बट न्यूक्लियर एनर्जी इज रिन्यूएबल, बट जो इसमें मटेरियल यूज होता है दैट इज नॉन रिन्यूएबल. सो न्यूक्लियर एनर्जी जो है यानी एटम के जो न्यूक्लियस से रिलेटेड हो, वही एनर्जी हमारी न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है. तो ये एनर्जी दो प्रोसेसेस निकलती है, या तो न्यूक्लियर फिशन होगा या तो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा. अब यहाँ पे जो मेनली हमारा होता है दैट इज न्यूक्लियर फिशन. हमारा न्यूक्लियर फिशन होता है यानी न्यूक्लियस को ब्रेक किया जाता है. फिशन हो गया तोड़ना. यहाँ हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं, जो रेडिएशंस देते हैं, वहां से हमारा न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है. वहां से जो एनर्जी निकलती है, बहुत ज्यादा तादाद में एनर्जी निकलती है, दैट इज अवर न्यूक्लियर एनर्जी. एंड द मटेरियल मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड इज यूरेनियम. सबसे ज्यादा यूरेनियम इसमें यूज होता है, एंड प्लूटोनियम. अब यूरेनियम जो है इसके भी बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, प्लूटोनियम के हैं. जैसे यूरेनियम 235 जो है मैक्सिमम यूज होता है एनर्जी देने के लिए, दिस इज द मेन आइसोटोप. एंड प्लूटोनियम 239. सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स जो हैं यूरेनियम के, सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स जो हैं दुनिया में, वो पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, कजाकिस्तान में एंड कनाडा में. और अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोसेस कौन करता है यूरेनियम को, दैट इज कजाकिस्तान. सबसे ज्यादा निकलता है यूरेनियम को. इंडिया में जो यूरेनियम दैट इज ओनली 2% ऑफ द वर्ल्ड यूरेनियम रिजर्व. और बाकी इंडिया को जितना भी यूरेनियम चाहिए होता है वो इंडिया इंपोर्ट करता है फ्रॉम रशिया, फ्रॉम कजाकिस्तान, फ्रॉम फ्रांस. तो इंडिया में जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसीलिए ज्यादा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो यूरेनियम है बहुत कम है अपने पास, और हमें ज्यादा से ज्यादा यूरेनियम जो है वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है. दैट इज व्हाई दिस इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. और यूरेनियम डिपॉजिट्स अगर हम अब इंडिया की बात करें, ऐसा नहीं है कि इंडिया में है ही नहीं, इंडिया में भी यूरेनियम के डिपॉजिट्स हैं, बट दे आर लिमिटेड. तो वी हैव सिंगबम एंड हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, वी हैव गया इन बिहार, और हमारा सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है. तो वहां पे हमारे यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं. अब इंडिया में क्या है कि देयर हैज बीन अ शिफ्ट के इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसको यूरेनियम की जो हमारे पास किल्लत है, कमी है, तो इसको एड्रेस करने के लिए इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन. यानी यूरेनियम की जगह वहां पे थोरियम को यूज किया जाता है. तो इंडिया में जो है मोनाजाइट बहुत जगह पाया जाता है, जो कि मेन सोर्स है थोरियम का. जैसे कि हमारा त्रावणकोर कोस्ट है. नेचुरल यूरेनियम जो है उसमें ओनली 0.7% होता है यूरेनियम आइसोटोप, जो ज्यादा इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ओनली 0.7%. और बाकी जो होता है दैट इज यूरेनियम 238. तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता है प्लूटोनियम में, तब जाके ये यूज होता है रिएक्टर्स में. तो यूरेनियम 235 बहुत ही कम होता है नेचुरल यूरेनियम में. इसीलिए हमें जो है मैक्सिमम जो हमारा यूरेनियम का है दैट वी हैव टू इंपोर्ट दैट फ्रॉम रशिया, कजाकिस्तान. और इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, अगर हम इंडिया के न्यूक्लियर, इट्स अ 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम. और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया ने क्यों 3 स्टेज पावर प्रोग्राम किया, क्योंकि ये जो है इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय होमी भाभा, जो इंडिया का
फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम माना जाता है। वो वाज आल्सो द चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1950s में इसने ये न्यूक्लियर प्रोग्राम 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया था। क्यों? क्योंकि हमारा जो लो यूरेनियम रिसोर्स प्रोफाइल है, हमारे कंट्री में जो लो यूरेनियम हमारा उतना ज़्यादा नहीं है, तो इसने जो कहा कि हम 3 स्टेज में अपना न्यूक्लियर पावर जो है बनाएंगे। सबसे पहला वाला स्टेज जो हमारा होगा दैट वुड बी स्टेज फर्स्ट। स्टेज 1 जो होगा हमारा दैट वुड बी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, यानी यहाँ पे हम यूरेनियम 238 को यूज करेंगे एज ए सोर्स मटेरियल, और ये हमें देगा प्लूटोनियम 239 और हमारी एनर्जी। तो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में जो है हमारा, एक और बात आप याद रखें कि इसमें जो है हैवी वाटर यूज होता है, दैट इज D2O। हाइड्रोजन के भी 2-3 आइसोटोप्स हैं, तो दूसरा आइसोटोप जो है ड्यूटेरियम डी, वो यूज होता है एज ए कूलेंट। हमारा स्टेज सेकंड ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम है दैट इज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जहां पे हम प्लूटोनियम 239 को ही यूज करेंगे एज अ फिशन मटेरियल। वहां पे हम 238 को कर रहे थे यूरेनियम को, वो फिर कन्वर्ट होता था प्लूटोनियम में। अब यहाँ पे प्लूटोनियम को ही करेंगे, क्योंकि प्लूटोनियम 239 जो है ये चेन रिएक्शन को कंटिन्यू करता है, ये चेन रिएक्शन को रोकता नहीं। एक बार चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो ये कंटिन्यू करता है उसको, इसीलिए ये उससे ज्यादा एफिशिएंट है। नाउ सबसे आखिर में हमारा जो है दैट इज स्टेज 3। अब जब हमको पता है कि हमारे पास उतने यूरेनियम के रिसोर्सेज है नहीं और हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, तो दैट इज वेरी कॉस्टली। तो स्टेज थर्ड जो है दैट इज थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स, यानी कि हम थोरियम को ही यूज करेंगे। हमारे पास थोरियम रिसोर्सेज हैं तो हम उनको ही यूज करेंगे एज अ फिशन मटेरियल। तो हम थोरियम 232 को फ्यूल्ड रिएक्टर्स में यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा थोरियम ही जो है वो यूरेनियम 233 में चेंज होगा विद द हेल्प ऑफ प्लूटोनियम 239, और जो हमारा तब जाके हमें जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो देगी। अभी हम स्टेज सेकंड की तरफ चल रहे हैं। 2014 में फर्स्ट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इंडिया ने बनाया था, एंड स्टेज 3 में है, अभी भी इनोवेशन चल रही है। और अगर आप यहाँ पे मैप की ओर देखें तो दीज आर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑफ इंडिया। अगर आप राजस्थान में देखें, दिस इज रवत बाटा, देन वी हैव हरियाणा, नरोरा उत्तर प्रदेश, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। देन वी हैव काकरापुर गुजरात, जहाँ पे लीक भी हुआ था। देन वी हैव तारापुर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरिपुर वेस्ट बंगाल, जेतापुर महाराष्ट्र, कैगा कर्नाटक, कल्पकम तमिलनाडु, कुंडकुलम तमिलनाडु। So these are various nuclear power projects, जिनमें some are proposed projects, some are under operation and some are ongoing. ये हमारा nuclear power which is also a main source of energy in India. अब अगर हम एनर्जी सोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि कितना सारा एनर्जी, जो मैंने बताया था कि वीडियो के एंड पे बताएंगे कि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो टोटल थर्मल एनर्जी जो है कैपेसिटी इंडिया की, दैट इज 2,30,600 मेगावाट्स, यानी कि हमारी एनर्जी का 62.8% जो है दैट इज थर्मल बेस्ड। अब उसमें आप देखें कोल बेस्ड कितना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। 54.2% जो इंडिया की जो है एनर्जी रिसोर्स प्रोडक्शन है दैट इज कोल बेस्ड 54.2%, एंड नेचुरल गैस इज 6.7%। अब हाइड्रो एनर्जी दैट इज रिन्यूएबल दैट इज 12.4% टोटल एनर्जी में से, न्यूक्लियर एनर्जी 1.9%, एंड देन वी हैव RES यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, वो 23.6%। दिस इज द डेटा एज ऑन 34/2020, यानी दिस इज लेटेस्ट डेटा। तो अगर आपको एग्जाम में आ सकता है तो आप इस डेटा को यूज कर सकते हैं, यानी रिन्यूएबल सोर्सेज से हमारा जो एनर्जी है दैट इज 23.6%, एंड न्यूक्लियर एनर्जी इज 1.9%, एंड थर्मल एनर्जी इज 62.8। अब वहां पे क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू द लार्ज proportion of energy production in India, या which of the following is the largest producer of energy in India, thermal, nuclear, renewable? तो it is thermal energy. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आ गई होगी तो काइंडली लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल and press the bell icon so that you will not miss any updates.
थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में वी विल कवर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। थैंक यू।